चुनाव का समय है। वैसे तो एक प्रधानमंत्री को एक दशक सरकार चलाने के बाद अब अपने कामों पर वोट मांगने चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पर वोट मांग रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करती थी, वो देश के लोगों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों में बांट रही है। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करने वाली पार्टी के नेता हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों से डरा करके वोट की खेती करना चाह रहे हैं। तो आखिर पहले चरण के चुनाव के बाद ऐसा क्या हो गया जो मोदी सीधे 400 पार के नारे से उतरकर हेट स्पीच पर उतर आए? और आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जो मोदी के अनुसार हिंदुओं को डरना चाहिए, और मोदी की बौखलाहट क्या कहती है? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अशोक सर, नरेंद्र मोदी का मुसलमानों के प्रति यह व्यवहार आखिर क्या कहता है? क्या करना चाहते हैं मोदी? मुसलमानों के प्रति व्यवहार उनका इसलिए है कि वो हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। वो हिंदुओं को कंसोलिडेट करने के लिए हिंदुओं को डरा रहे हैं मुसलमानों से। और डरा कैसे रहे? अब वर्तमान में 10 साल तो वो सत्ता में है, वो तो ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे घर में लाके मारेंगे, क्योंकि डर उनको यदि वो है तो फिर आप किस काम के? इतने दिन तक आपने क्या किया? आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं, तो फिर मुसलमान यदि कांग्रेस आई तो क्या करेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, हमने कई चुनाव देखे। प्रधानमंत्री का एक पोजीशन होती है, प्रधानमंत्री का एक पद होता है और उस गरिमा होती है। प्रधानमंत्री में हमने अटल जी को सुना, चंद्रशेखर जी को सुना, हमने चरण सिंह को सुना, हमने राजीव गांधी को सुना, इंदिरा जी को सुना, लेकिन कितने ओछे लेवल पे कोई नहीं आया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ वक्तव्य दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने अंग्रेजी में दिया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री ली है वो गुजराती में ली है, उनका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। तो अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट, फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, मतलब द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड एवरीबडी शुड गेट, और एवरीबडी शुड बी डिवाइडेड। उन्होंने एसटी, एससी, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज और कहा स्पेशली मुस्लिम्स, सबके लिए। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का, नॉट ओनली मुस्लिम्स, इन तमाम लोगों का देश के सोर्सेस पे भी अधिकार है, प्रायोरिटी से है, क्योंकि बाकी लोग तो अभी संपन्न है, जो संपन्न नहीं है उनका अब इस पे ज्यादा अधिकार है। हम भी हमारे घर में जब एक जो लड़का कमजोर होता है, जिसकी तनख्वाह कम होती है, और पिताजी फिर देखते हैं तो दिवाली के दिन उस बेटे को पहले बुला के कुछ उसके हाथ में पैसे रख देते हैं कि ताकि सबकी दिवाली समान हो, उसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं हो। उन्होंने तो एक अभिभावक का काम किया। ये जो हमारे अभिभावक बने हैं अभी 2014 से, इनको तो सुबह से शाम तक अभिभावक बनने रहने की चिंता है 24 घंटे, कि मेरी सत्ता नहीं छिनी जाए। फर्स्ट फेज के बाद जब उन्होंने देखा कि वोट परसेंटेज कम हो गया, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं निकले, ठाकुर राजपूतों ने वोट नहीं दिया, संघ के लोग बहुत ये है कि बीच में मैंने सुना नागपुर के भी चक्कर कटे हैं कुछ संघ के, वहां पे हाथापाई जोड़ने के लिए। ऐसे में फिर जब आदमी बौखला जाता है तो उसको लगता है कि उनके तर्कश में 21 तीर है हिंदू मुस्लिम। तो मनमोहन सिंह का जो वक्तव्य लिया, और दूसरा जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो कहता है कि जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना के बाद इकोनॉमिकल जनगणना भी होगी, सर्वे होगा। देखिए कोई नई बात नहीं। लेकिन अशोक सर, अगर हम हिंदू मुसलमान की बात, सर मैनिफेस्टो पे मैं आऊंगी, अगर हिंदू मुसलमान की बात करें जो इस समय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मंचों से, हालांकि ये हेट स्पीच में आता है, लेकिन अशोक सर, यही नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो वहां पर स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी जब मोदी से पूछती है कि भारत में हिंदू मुसलमान में भेदभाव होता है, तो मोदी कहते हैं कि मैं हैरान हूं, हमारे खून में लोकतंत्र है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। सर, तो ये दोहरी बात कैसे हो गई? अमेरिका में कुछ और कहते हैं, भारत में मुसलमानों के प्रति कोई और व्यवहार है। इनके दोहरी बात नहीं, इनके कई चेहरे हैं। ये अभी आज किसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या कहेंगे, बाकी जगह क्या कहेंगे, और राजस्थान में क्या कहेंगे। राजस्थान में उनको हिंदू मुसलमान करने का सूझता है, तो वहां उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बटेगा। इस देश का सारा मुसलमान घुसपैठी है। इस देश का कई, मतलब बांग्लादेश यदि
बांग्लादेश से कुछ घुसपैठिए आए होंगे, उसके चक्कर में जिन्होंने इस देश में जन्म लिया और सब कुछ यहीं का है, वो कहाँ से घुसपैठिया हो गया। और दूसरी बात, इनके ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तो प्रधानमंत्री स्वयं बताए वो कितने भाई बहन हैं। सुभाष चंद्र बोस कितने भाई बहन थे, रविंद्रनाथ टैगोर कितने भाई बहन थे। क्या इन सभी को गाली दोगे आप, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। फिर ये आप भी देखिए, यदि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होते तो शायद 2014 के बाद ये देश को ये जो अभी प्रकोप झेलना पड़ रहा है इससे मुक्त होता देश, यदि 2 या 3 ही बच्चे होते सबके। तो बच्चों पे बोले, फिर बोले आपका मंगलसूत्र जाएगा, कहां से जाएगा। बिल्कुल, हाँ, जातिगत जनगणना, अभी यहाँ क्या हुआ, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ने जातिगत जनगणना की और उस जनगणना के आप साथ हैं, तभी तो आप जेडीयू के साथ है। तो उन्होंने पहले आंकड़े दिए जातिगत जनगणना की, कौन सी जाति के कितने लोग हैं। उसके बाद एक दूसरा आंकड़ा आ गया 15 दिन बाद कि हर जाति में कितने लोग कमजोर है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग मिडिल क्लास है, कितने लोग अपर क्लास है पैसे के मामले में। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, मराठा आरक्षण। मराठा कहते कि भैया मराठा अपर कास्ट होने के बाद हमको खाने को भूखे मर रहे हैं, हमें रिजर्वेशन दीजिए, नहीं तो हमें ओबीसी बना दीजिए, हम चल जाएंगे ओबीसी में, कुछ तो मिलेगा। तो ये स्थिति क्यों आई है। 2024 के चुनाव में मर्यादा तो बिल्कुल तार तार कर दी गई है। प्रज्ञा जी, कोई कह रहा है संविधान बदल देंगे, कोई कह रहा है इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या, मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, मर्यादा छोड़ दीजिए, मर्यादा, शर्म, लिहाज, हया, संविधान, परंपराएं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, चुनाव आयोग, ये सारे शब्द अर्थहीन हुए हैं, अर्थहीन हुए हैं। शिवसेना एक गाना रिलीज करती है पार्टी का जिसमें जय भवानी जय शिवाजी लिखा रहता, तो इलेक्शन कमीशन लेटर देता है भवानी शिवाजी भवानी क्यों लिखा, बाकायदा नोटिस और भेजा है। बाकायदा आप ये कहते हो कि आप अपने रैली में जय श्री राम के नारे लगाते हो, आप अपील करते हो। आपके ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर से अपील हुआ है कि बटन दबाते समय ध्यान रखना कि आपको रामलला की आंखों में आंखें डाल के देखना भी होगा एक दिन। क्या जवाब दोगे। रामलला को जो लाएंगे उसी को हम लाएंगे, यही घोषणाएं देते हैं। बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाओ, तब इलेक्शन कमीशन सो रहा है। चुनाव आयोग जो है प्रकोष्ठ हो चुका है बीजेपी का, तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं होगी। लेकिन मुझे यही अपेक्षा नहीं थी कि मेरा देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलेगा, इंतहा होगी झूठ बोलने की। क्या आपके घर की आदिवासियों के घर की चांदी लेके जाएंगे, कौन लेके जाएंगे भाई। इस देश का संविधान, सारा विपक्ष इस देश के संविधान में विश्वास रखता है। संविधान में विश्वास आप नहीं रखते महामहिम, क्योंकि आपके आर्थिक सलाहकार बोलते संविधान की जरूरत नहीं है, आपके 2-2 सांसद के उम्मीदवार कहते संविधान की जरूरत नहीं है, नया संविधान चाहिए। आपके नेता लगातार बोल रहे कि हम नया संविधान लाएंगे। संविधान को निपटाने के लिए तो आप लगे हुए हो, और आप लोगों को कहते हो कि ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब झूठ बोलो, जोर जोर बोलो और जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो, सच लगने लगता है। लेकिन विपक्ष ने इसका जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए, जो मुझे विरोध करता हुआ दिखाई नहीं देता। खड़गे साहब ने समय मांगा, मैं प्रधानमंत्री जी से मिलके उनको हमारा मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं। अरे जो ना समझे उसको समझाया जाता है, जो समझ के भी ना समझ होने का नाटक करता है उसको क्या समझाओगे। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि मैनिफेस्टो में मैं सर विस्तार से आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सही जानकारी देश के लोगों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है इस समय पर। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो बकौल मोदी जी हिंदुओं को डरना चाहिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इतना है कि जातिगत जनगणना होगी, साथ में आर्थिक जनगणना भी होगी, ताकि तो मोदी जी को किस बात की खलबली है, किस बात का डर है। एक शब्द है, आर्थिक विषमताओं को मिटाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब आपके घर का सोना मुसलमानों को देंगे, ये अर्थ मोदी जी ने कहा। या तो मोदी जी को गुजराती में ट्रांसलेट करके किसको देना चाहिए था मैनिफेस्टो, फिर मैनिफेस्टो अंग्रेजी कॉपी पढ़ ली होगी मोदी जी ने। और मोदी जी की अंग्रेजी तो आपको पता है, कई बार जब टेलीप्रिंटर पढ़ता है नीचे गिरता है तो क्या होता है। और मैंने तो पहले ही बोला कि द एंटायर इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स की जो डिग्री ली है उन्होंने, वो गुजराती में ली है उनने, तो अंग्रेजी भाषा का कोई लेना देना नहीं उनसे।
तो वो जब उनको पता पड़ गया तो वो जोर जोर से गलती कर रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊं आपको, वो अभी जाके जम्मू कश्मीर में बोले, वाह, राजस्थान में 370 का क्या मतलब है जम्मू कश्मीर में, जब लोग कहते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि जो रामदेव बाबा जो पूजे जाते हैं, एक बहुत बड़े भगवान है रामदेव बाबा वहां। ये नहीं योगा वाले फ्रॉड नहीं, बहुत पुराने संत है, सैकड़ों साल की परंपरा है उनकी, पूरा राजस्थान उनके सामने नतमस्तक होता है। बोले उनका जन्म कश्मीर में हुआ था, इसलिए कश्मीर का और राजस्थान का नाता है। अरे कश्मीर नाम का एक गांव है राजस्थान में, दिल्ली में गांधीनगर नाम का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की। तो क्या हम इस गांधीनगर को गुजरात के गांधीनगर से जोड़े हैं? सर लेकिन ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, कभी हिंदुत्व को खतरा, कभी हिंदुओं को खतरा, कभी मंगलसूत्र पर खतरा, कभी राष्ट्र को खतरा। तो मैंने यही तो कहा, हो क्या रहा है सर? ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। तो सर चुनाव आयोग का रवैया इतना पक्षपात पूर्वक क्यों है सर? एक तरफ महाराष्ट्र में नोटिस भेजते हैं उद्धव गुट की शिवसेना को, और मोदी जी पर चुप रहते हैं। प्रज्ञा जी आपको क्या हो गया, इतने साल से आप पत्रकारिता कर रही है, इनको चुनाव आयोग पामेरियन कुत्ते जैसा गले में पट्टा डाल के घुमाना है। यदि इनको चुनाव आयोग निष्पक्ष चाहिए होता तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय ने दी हुई व्यवस्था बनी होती कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हो, वो नियुक्तियां कैसी हो, एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता, और बीच में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इन्होंने कानून ला के वो बदला। क्यों कानून लाया? उन्हें डर था कि आने वाले चुनाव में वो कुछ उलूल जुलूल बोलेंगे, लेकिन उस पर एक्शन लेने वाला आदमी नहीं चाहिए, उनको एसमैन चाहिए। तो इसीलिए चुनाव आयोग हमारा शांत बैठा हुआ है। सर अधिकारी जी तो बड़े शायरियां पढ़ रहे थे जब पहले दिन आए थे। अरे तो क्या शायरी लिखने चले गए क्या? शायरी तो नहीं लिखने में समय बीत रहा उनका। जिस आदमी को मुशायरे में बैठना था उसको आपने चुनाव आयोग में बिठा दिया, प्रॉब्लम तो होगी। वो तो वहां पे वही गजल लिखने में बिजी होंगे। बाहर जो कव्वालियां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की कव्वाली महोत्सव, उसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं। इतना बेशरम चुनाव आयोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, और भगवान करे देखने को भी मिले। लोग आते हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए आते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा के लोकतंत्र को अपने पैरों तले जोड़ के। सही कहा था कि स्विट्जरलैंड की उस एजेंसी ने जिसने सर्वे किया था डेमोक्रेसी पे विश्व का, उसने कहा था कि इंडिया हैज इलेक्शन डेमोक्रेसी, और बाद में कहा था इंडिया हैज द डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी। तानाशाही लोकतंत्र हमारे देश में हो गया है। सर तानाशाही से एक बात और याद आई सर, एक्स पर एक ट्वीट है जो बहुत वायरल हो रहा है, जो अपने आप को व्यक्ति मोदी का परिवार बता रहा है। हालांकि उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन तमाम लोगों के पास उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। उसने क्या लिखा था कि मोदी जी चुनाव बड़ा ठंडा है, इसको गर्म करिए, और इस चुनाव को कैसे गर्म करना है ये आपसे बेहतर और कौन जा सकता है। मैं शब्द नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो उसका सार था वो आपको बता रही हूँ अशोक सर। और बाद में नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव गर्म करने के लिए तमाम चीजें बोलनी शुरू कर दी, हिंदू मुसलमान पर उतर आए, हिंदू मुसलमान की पिच पर आ गए। तो सर क्या ये चुनाव गर्म करने की कोशिश है? और दूसरी बात की ये पहले चरण के बाद का डर है क्या? पहले चरण के बाद जो दिखी है हार मोदी जी को, उसका डर दिख रहा है क्या? बिल्कुल यकीनन। और ये तो हार और 200 218 तक आ गई है, 230 भी नहीं दिख रहे अभी। हर राज्य में विद्रोह है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये कितना गर्म करेंगे। लोग समझ चुके हैं। तो ये मंगलसूत्र पर खतरे से चुनाव गर्म हो जाएगा मतलब? सवाल ही नहीं उठता। इनको लगता है, इनकी सोच है, लोग जवाब दे रहे हैं। लोग जवाब दे रहे हैं। सर सूरत से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल की लोकसभा चुनाव में जीत हो गई है, और आपको बता दें लोकसभा सीट, सूरत की लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था, और बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है सर। उन्होंने कहा है कि तानाशाह की असली सूरत
एक बार फिर देश के सामने है, जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये राहुल गांधी का ट्वीट है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा करने का चुनाव है। सर, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। बिल्कुल, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। सूरत में जो हुआ वो एक मजाक है, और इससे आप समझ सकती हो कि इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है। यदि इनको 300 की गारंटी होती तो ये सूरत का नाटक नहीं करते। बिल्कुल 300 की गारंटी होती तो महाराष्ट्र में 1% वाले राज ठाकरे को गले नहीं लगाते। यदि इनको 300 की गारंटी होती तो ये जो छिछोरे नेता होते हैं उनको गले नहीं लगाते और अपना कुनबा नहीं बढ़ाते। 300 की चीजें नहीं है। 300 की गारंटी होती तो ये जो वाहियातपन और जो व्याभिचारी छुछोरापन जो है, ये मंच से बोला नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, ऐसे नौटंकियों का मंचन नहीं होता। सर, इतने बुरे दिन कैसे आ गए सर? मोदी जी को तो मैजिक कहा जाता था, मोदी की लहर, मोदी का जादू चल रहा है दुनिया में, ये अचानक से मोदी का जादू जो है वो ये खुमार कैसे उतर गया है सर? ये इतना बड़ा अच्छी चीज बदलाव हो या कैसे बुरी हो गया चीज है? हो, अच्छी और चीज एक हो बार या एक बुरी मिनट चीज सर, हो, सर कुछ काम भी नहीं आ रहा है ना, हिंदू मुसलमान काम आ रहा है, ये मंगलसूत्र वाला भी जो चल रहा है ये काम आता हुआ जनता की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। मैंने वही कहा आपको, हर चीज का बुरा अच्छे अंत होता है। बुरी चीज का अंत बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छी चीज का अंत थोड़ा थोड़ा। अच्छे शासक जो है उनका शासन लंबे साल तक चलता है, जो तानाशाह होता है उनका शासन का अंत भी जल्दी हो जाता है। तो वो ये अंत की घड़ी है, ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। सूरत, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, बौखलाहट, ये उस अंत की शुरुआत है। तो सर, काट आगे के तो आंटी बार और बार नहीं देखने, चढ़ती, ऐसा लग रहा है कि अगर अब भाजपा जाएगी तो बरसों तक नहीं आएगी सर। इसके बाद भाजपा को संगठन व्यवस्थित करने में सालों लग जाएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे से लेके जिन लोगों ने अथक प्रयास से इस संगठन को खड़ा कर दिया था, उस संगठन को दीमक बन के खत्म कर दिया है इन्होंने, ढकोसला कर दिया है अंदर। यह हाल है इनका। सर, आपको लगता है चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? नहीं, कोई नहीं। हो भी गई तो एक लेटर जाएगा, उसके बाद उनका लेटर आएगा, बोलेगा वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड विद द लेटर। सर, सूरत में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। सूरत तो डिस्परेशन है। सूरत ये उस नॉन डेमोक्रेटिक सूरज की पहली किरण है। अब हमारे देश में संविधान की जाना तय है और एक तानाशाही सरकार का आना तय है। यदि आए तो सूरत में तो इस बार उन्होंने करके दिखाया। बाकी जगह अगली बार तो बोलेंगे ना फॉर्म भरने की जरूरत है ना कुछ नहीं है, बस यही सरकार चलेगी। चुनाव में बहुत पैसा खर्चा होता है। वन नेशन वन इलेक्शन इस पूरे फॉर्मेट में अभी 2 साल में स्टडी करके लागू होगा और अभी देखेंगे 10-15 साल बाद चुनाव होंगे। यह हाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, सारे सवालों के जवाब अशोक सर ने दे दिए। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद।